Good morning everyone. Today's topic is establishment of bar chart, बाग की स्थापना, and all of you welcome in course number Heart 111. आज हम आपको बाग स्थापना किस तरह से करते हैं उसके बारे में बताएंगे। बाग लगाना दीर्घकालीन निवेश इन्वेस्टमेंट है। एक बार वृक्ष लगाने के बाद ये कई वर्षों तक फलते फूलते रहते हैं। फलदार वृक्ष लगाने के 5-8 वर्ष बाद व्यावसायिक फलन कमर्शियल फ्रूटिंग में आते हैं। अतः बाग लगाने के बाद हुई गलती को दूर करना मुश्किल होता है। इसलिए पौधे की वृद्धि, फलन और पौधे को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों को ध्यान में रखकर बाग लगाना चाहिए। उपयुक्त अवस्थिति एवं स्थान, सुटेबल लोकेशन एंड साइट। अवस्थिति से तात्पर्य होता है कि किसी सुपरिचित स्थान के संदर्भ में विशेष की स्थिति। स्थान से तात्पर्य है वह जगह जहां बाग लगाया जाता है। अवस्थिति एवं स्थान का चुनाव करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। बाग पहले से स्थापित फलोत्पादन क्षेत्र में लगाना बेहतर होता है। ऐसे क्षेत्र में सरकारी सहायता अनुदान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। फलोत्पादन में काम आने वाले आदान, कुशल श्रमिक, विशेष यंत्र आदि की व्यवस्था करना विकसित फलोत्पादन क्षेत्र में आसान होता है। फल शीघ्र नाशवान प्रकृति के होते हैं, अतः नुकसान से बचने हेतु उत्पादों का शीघ्र निपटारा करना डिस्पोजल आवश्यक है। इस हेतु बाग का स्थान सड़क या रेल या अन्य परिवहन मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा होना चाहिए। बाजार आसपास स्थित होना चाहिए, इससे परिवहन लागत में कमी आती है। बागवानी फसलें अधिक देखरेख मांगती हैं, अतः श्रमिकों की उपलब्धता पर ध्यान देना चाहिए। बाग रोग कीट संबंधी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। बाग प्रायः ऐसे क्षेत्रों में नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार की पहले से रोग या कीटों की समस्या होती है। इस तरह के क्षेत्रों को हमें अवॉइड करना चाहिए। बाग का स्थान औद्योगिक क्षेत्र से दूर होना चाहिए। उद्योगों का कचरा, धुआं आदि बाग के वृक्षों को प्रभावित करता है। बाग हवा या बाढ़ प्रबल क्षेत्र में नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हो या जहाँ पर बाढ़ आता हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, ऐसे स्थानों पर बाग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। बाग हेतु मिट्टी, सॉइल, मिट्टी पौधा उत्पादन के लिए आधार का काम करता है। बाग के लिए उपयुक्त मृदा में निम्न गुण होना चाहिए। ये उर्वर, गहरी और जल निकास युक्त होनी चाहिए। बहुत क्षेत्रों में मृदा में मोरम या कैल्शियम कार्बोनेट की सख्त परत होती है। ऐसे मृदा में पौधों की अच्छी बढ़वार नहीं होती है। मृदा में जल भराव, वाटर लॉगिंग की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जल भराव विशेष रूप से आड़ू, पपीता और नींबू वर्गीय फलों के लिए नुकसानदायक है। इमली, जामुन, खजूर, नारियल आदि किसी सीमा तक जल भराव सहन कर जाते हैं। जल भराव वाले मृदाओं में अधिकांश फल वृक्ष जड़ क्षेत्र में अवायु एनारोबिक स्थिति पैदा होने के कारण नहीं उग पाते। बेहतर हो मृदा का पीएच मान उदासीन 7 पीएच हो। मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होने पर कुछ खास फल वृक्ष जैसे खजूर, बेर, आंवला, करौंदा, शहतूत, अंगूर, बेल, केर आदि उगाए जा सकते हैं। बेहतर फल उत्पादन हेतु मृदा में नमी धारण करने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। बलुई मृदा की जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है। ऐसी मृदा कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में प्रयोग कर बाग के लिए उपयोगी बनाई जा सकती है। समस्याग्रस्त मृदाएं, अपरदित इरोडेड लैंड, खदान क्षेत्र, माइनलैंड, क्षुद्र सरित रेवाइनलैंड आदि में फलोत्पादन करना कठिन होता है। ऐसी मृदा को सुधार कर बाग लगाने में प्रयोग करना चाहिए। जलवायु, ये फल विशेष के लिए क्षेत्र विशेष के चुनाव का महत्वपूर्ण कारक है। फल वृक्षों को विभिन्न जलवायु दशाओं में अनुकूलन, अडॉप्टेबिलिटी में विभिन्नता होती है। विशेष तरह का फल विशेष जलवायु क्षेत्र में ही उगाया जा सकता है। जलवायु आवश्यकता के अनुसार फल वृक्षों को 3 वर्ग में विभक्त किया गया है। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फ्रूट्स, उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एवं शीतोष्ण टेम्परेट फ्रूट्स। जलवायु
आवश्यकता के अनुसार ही फल वृक्ष का चुनाव करना चाहिए, जैसे सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, खुबानी, अखरोट, बादाम हेतु पर्वतीय क्षेत्र, आम, केला, पपीता, अमरूद, अंगूर, चीकू, काजू, कटहल, नारियल, अनानास, एवोकाडो हेतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र एवं नींबू वर्गीय फल, अनार, अंगूर, अंजीर, शरीफा, बेल, गोंदा, जामुन आदि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र उपयुक्त हैं। कार्य योजना प्लानिंग, ये बाग स्थापना की समस्त क्रियाविधि से संबंधित है। कार्य योजना में बाग के लिए भवन, सड़क, रास्ता, बाड़, वायु अवरोधक, पौधरोपण विन्यास, रोपण विधि, रोपण दूरी आदि समस्त घटकों का स्पष्ट रूपरेखा तैयार किया जाता है। सामान्यतः बाग के कुल क्षेत्रफल का 10% इन घटकों के लिए बिलक रखा जाता है। बाग के प्रवेश द्वार पर छोटा सुरक्षा घर बनाया जाता है। बाग हेतु भवन बीच में बनाया जाता है। भंडारण गृह, समेष्टन घर, पैकिंग हाउस आदि का रूपरेखा में समावेश होना आवश्यक है। बाग का हर क्षेत्र सड़क रास्ते से जुड़ा होना चाहिए। एक दूसरे को पार करते रास्ता, सड़क 90 डिग्री कोण पर आर पार होने चाहिए। बाग के भीतर 10 से 15 फीट चौड़ी सड़क, गाड़ी, मोटर वाहन आदि के आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बाग में सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यदि सिंचाई कुआं से करनी है तो ऐसे जगह खोदा जाना चाहिए कि जहां से बाग में सब जगह पानी सुगमतापूर्वक पहुंचाया जा सके। कई क्षेत्रों में किसान नहरों से सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में प्रक्षेत्र फार्म पर छोटा तालाब का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि सिंचाई जल की उपलब्धता नियमित रहे। तालाब की गहराई इतनी होनी चाहिए कि उसमें पर्याप्त जल भंडारण हो। ये बूंद बूंद सिंचाई व्यवस्था के लिए भी आवश्यक है। बाग के पौधों को गहन देखरेख की आवश्यकता होती है। यदि एक बार क्षति हो जाए तो उसकी भरपाई कठिन होता है। पौधों को पशुओं से बचाना आवश्यक है। अस्थायी तौर पर करौंदा, जंगल जलेबी, कंडकरंज आदि पौधों को बतौर बाड़ लगाना चाहिए हेज के रूप में। स्थायी तौर पर लोहा, सीमेंट के खंभों की मदद से कटीली तार की बाड़ की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस हेतु 8 से 10 फीट ऊंचे खंभे पर्याप्त हैं। इन खंभों के ऊपर छिद्र कटिए हुक की मदद से 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कटीली तार खींचकर बाड़ की व्यवस्था करनी चाहिए। वायु अवरोधक पौधों को बाग के चारों ओर लगाना लाभकारी होता है। ऊंचे बढ़ने वाले पौधों को बतौर वायु अवरोधक लगाना चाहिए। ये बाग में निम्न प्रकार लाभदायक होते हैं। ये हवा बहाव विंडवार्ड साइड दिशा को हवा ओट दिशा लीवर्ड साइड में बदल देती है। बाग में नमी ह्रास कम कर सूक्ष्म जलवायु को अनुकूल बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। फूल फल झड़ना रोकते हैं। सर्दी में बाग को ठंडी हवा के झोंकों एवं गर्मी में गर्म हवा के झोंकों से बचाते हैं। तो विंड ब्रेक्स बाग के में ज़रूर लगाना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है। जिस दिशा से विंड आती है उस दिशा में विंड ब्रेक्स के वृक्षों को लगाते हैं। लीवर्ड साइड में हमारा बाग होता है जहाँ पर मुख्य पौधे लगाए जाते हैं। बाग में वायु अवरोधक पौधों की 1 या 2 कतार लगाई जाती है। सामान्यतः वायु अवरोधक वृक्षों को बाग में उत्तर पश्चिम दिशा में लगाया जाता है। जिन दिशाओं से बहने वाली ठंडी और गर्म हवाएं क्रमशः बाग को नुकसान पहुंचाती हैं, इनसे बचाव में वायु अवरोधक विंड ब्रेक्स पौधे बहुत ही कारगर होते हैं। ये पौधे 5 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। ऊंचे बढ़ने वाले वृक्ष जैसे जामुन, देसी आम, नीम, शीशम, कमरख, चिलबिल, करंज, वकैन, चिरौंजी, शहतूत आदि बाग में लगाने हेतु उपयुक्त वायु अवरोधक पौधे हैं। बाग के पौधों को वायु अवरोधक पौधों के कतार से 5 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। बाग का विन्यास लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। बाग का विन्यास निम्न में से किसी एक रोपण विधि द्वारा किया जाता है। वर्गाकार विधि स्क्वायर सिस्टम, ये फसल वृक्ष रोपण की सर्वाधिक सरल एवं प्रचलित विधि है। इस विधि में कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी बराबर रखी जाती है। पौधे एक दूसरे से 90 डिग्री अंश पर लगाए जाते हैं। इस तरह 4 पौधे मिलकर एक वर्ग की तरह दिखाई देते हैं। क्योंकि बाग में लंबाई में और चौड़ाई में बराबर दूरी रहती है, तब बाग में अंतःसस्य क्रियाएं सरलता से की जा सकती हैं। इस विधि में बाग में अंतःफसलन हेतु पर्याप्त जगह रहती है। चित्र 6.1 में इसका अवलोकन कर सकते हैं।
आयताकार विधि रेक्टेंगुलर सिस्टम, इस विधि में पौधे की कतार से कतार की दूरी अधिक रखी जाती है। पौधे से पौधे के बीच की दूरी कम रखती है, जैसे 5x4 मीटर। रोपण दूरी में 5 मीटर कतार से कतार एवं 4 मीटर पौधे से पौधे के बीच की दूरी होगी। बाग में अंतःशस्त्र क्रियाएं दोनों ही दिशाओं में की जा सकती हैं। वैसे कतारों के बीच की दूरी अधिक होने से कतारों के साथ लंबाई में ट्रैक्टर या अन्य बड़े यंत्र उपयोग में लाना आसान होता है। चित्र 6.2 में इसका अवलोकन कर सकते हैं। षटभुजाकार विधि हेक्सागोनल सिस्टम, इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। रोपण हेतु बाग की आयताकार विधि की तरह रेखांकन किया जाता है। आयत के विकर्ण विपरीत कोणों को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे से मिलकर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। पौधे को त्रिभुज के तीनों सिरों कोनों पर लगाया जाता है। इस तरह प्रत्येक 6 पेड़ मिलकर षटभुज की आकृति बनाते हैं। 7वां पेड़ षटभुज के केंद्र में लगाया जाता है, इसलिए इसे सप्तक सेप्ट्यूल भी कहते हैं। चित्र 6.3 में इसका अवलोकन करें। षटभुजाकार विधि समबाहु त्रिभुज का जाल ग्रिड होता है। इसमें समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पेड़ से पेड़ की वांछित दूरी होती है। यह रोपण की बहुत सघन विधि है, इसलिए बाग लगाने हेतु उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। शहर के पास चूंकि जमीन महंगी होती है, अतः इस विधि का प्रयोग करना ठीक रहता है, परंतु इस विधि में बाग का रेखांकन कठिन होने से एक कम प्रचलन में है। पूरक विधि कोनिकल सिस्टम, इसे पंचवृक्षी प्रणाली भी कहते हैं। ये वर्गाकार विधि की तरह है, पर इसमें प्रत्येक 4 पौधों के मध्य 5वां पेड़ अतिरिक्त लगाया जाता है। प्रत्येक 4 पौधों के मध्य केंद्र में लगाया जाने वाला पेड़ पूरक फिलर पेड़ कहलाता है। ये बाग के मुख्य पेड़ के आफलन की अवस्था में अगेती आमदनी प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। पूरक पेड़ बाग में मुख्य पेड़ के बीच वाली खड़ी पड़ी जमीन पर बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है। ये पौधे आमतौर पर छोटे बढ़ने वाले तथा अगेती फलन देने वाले होते हैं। जब बाग के मुख्य पेड़ बड़े होकर फल देने लगते हैं, पेड़ पर्याप्त विकास कर लेता है, जमीन पर रोशनी नहीं आने लगती है, तब पूरक पेड़ को बाग से काट दिया जाता है। पूरक पेड़ हमेशा अधिक दूरी पर रोपण के लिए किए जाने वाले फल वृक्षों के बाग में लगाए जाते हैं, जैसे आम, लीची, बेर, आंवला, चीकू, इमली, जामुन, कटहल, शरीफा आदि। फालसा, आलू बुखारा, आड़ू, पपीता, अमरूद, किन्नू आदि उपयुक्त पूरक पौधे हैं। चित्र 6.1-4 में पूरक विधि का अवलोकन करें। समोच्च रेखा विधि कंटूर सिस्टम, ये पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है, जहाँ जमीन ऊंचा नीचा होता है, अपरदन की समस्या रहती है। समोच्च रेखा विधि अपनाई जाती है। पहाड़ी का ढलान जो कार्य करने लायक सुगम रहता है को खुरचकर व समतल कर सीढ़ीनुमा टेरेस बना ली जाती है। सीढ़ियों की चौड़ाई पहाड़ी की ढाल पर निर्भर करती है। उसी अनुसार पौधे लगाने की दूरी भी निर्धारित होती है। तीक्ष्ण ढलान एक्यूट स्लोप पर सीढ़ी कम चौड़ी बनाई जाती है। उपलब्ध स्थान अनुसार पौधे लगाने का कार्य किया जाता है। चित्र 6.5 में इसका अवलोकन करें। थैंक यू फॉर पेशेंस शेयरिंग।